चलिए भाई, तो आज हम लोग बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों पे। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अनुसूची होती क्या है, शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें तो स्केड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केड्यूल। ठीक है, शेड्यूल चलती फिरती अंग्रेजी है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि दीज आर द लिस्ट। क्या होती हैं ये? सूचियां होती हैं जो संविधान में वर्णित होती हैं। याद रखिएगा, आप डायरेक्ट आर्टिकल्स में आप शेड्यूल नहीं देखेंगे, शेड्यूल में आर्टिकल्स होते हैं। तो जो हम सीधे सीधे 22 भाग देखते हैं संविधान के, उन 22 भागों के अलावा होती हैं अनुसूचियां। लेकिन कभी भी आप दिमाग में ये मत रखना कि शेड्यूल या अनुसूचियां संविधान का हिस्सा नहीं है या संविधान के बाहर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कभी भी पूछा जाए तो दीज आर द लिस्ट मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान में वर्णित ये सूची होती हैं। अब बात करते हैं तो कितनी अनुसूची होती हैं। तो इस पे आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब कैसे दो? तो एक है मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था। तो मूल संविधान में इनकी संख्या थी 8। और अगर हम बात करें प्रेजेंट में, करंट में, वर्तमान में, तो इनकी संख्या कितनी है? 12 है। तो एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी निश्चित रूप से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 8 अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी और अगर आज की डेट में 12 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 हैं वो क्या हुआ होगा उनका? 4 अनुसूचियों का क्या हुआ होगा? तो 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं। सिंपल सी बात है कि कुछ नई नहीं है इसमें, कि भाई 4 जो अनुसूचियां हैं उन्हें बाद में जोड़ा गया है। यानी कि 9th, 10th, 11th और 12th, ये 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया और 8 जो थी वो शुरू से थी। अब संविधान में अगर किसी भी अनुसूची को, किसी आर्टिकल को अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए आपको करना होगा संविधान संशोधन। तो डेफिनेटली इनके लिए अलग अलग संविधान संशोधन आए होंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची किस संशोधन या अमेंडमेंट से जोड़ी गई? 11वीं किस संशोधन से जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई? इनको याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक लॉजिक बताऊंगा। अब आप देखिए, शुरू में 8 थी और उसके बाद 9वीं आई। तो 9वीं जुड़ने वाली कैसी थी? पहली है ना। नई जो ऐड हो रही है 9वीं कैसी है? पहली है। तो अच्छी चीज है कि पहली जो अनुसूची ऐड हुई नई, वो पहले संशोधन से हुई। तो पहले को पहले से याद रख लो। और पहली कब आएगी? तो 1951 में। इसको ऐसे कनेक्ट करो, 1950 में हमारा संविधान बना, तो पहला संशोधन 51 में हो गया। तो पहली को पहले संविधान संशोधन से, अब पहली को मतलब पहली जुड़ने वाली, इसकी पहली नहीं, पहली वो जो पहली बार जुड़ी। पहली बार कब जुड़ी? तो 9वीं जुड़ी, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी थी। तो इसीलिए 9वीं अनुसूची पहले संशोधन से 1951 में आ गई। फिर 10वीं जो है वो कैसी है? 10th शेड्यूल जो है, जुड़ने वाली कौन सी है? दूसरी है। तो दूसरी को दूसरे से, लेकिन दूसरे मतलब 52nd से। और समझो कि 10वीं जो है वो कैसी है? दल बदल वाली है। दल बदल, एंटी डिफेक्शन। तो जिसमें होगी दम वही करेगा दल बदल। और 5 2 जा क्या होता है? 10, 10 का दम। ठीक है, तो 10वीं कैसे?
आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है उसे किस संशोधन से जोड़ा गया था। तो संशोधन कौन सा हो गया, 52वां संशोधन, 52nd अमेंडमेंट। और ये 52nd अमेंडमेंट आया था 1985 में। कब आया था, 1985 में। तो 10 का दम से याद रख लो, 5 2 जा 10, यानी 10th शेड्यूल जो है वो 52nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई 1985 में। इस समय प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है वो जुड़ने वाली कौन सी है, तीसरी है। पहली 9वीं जुड़ने वाली, 10वीं दूसरी, तो 11वीं तीसरी, और तीसरी को जोड़ा 73rd से। ऑडियो बेटा किसी का ऑन है तो बंद कर लो, आप ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज, जिसका भी ऑन है। ठीक है। तो जुड़ने वाली 11वीं अनुसूची यानी कि तीसरी है, तो ये 73वें संशोधन से जोड़ी गई 1992 में। और ऐसे ही ये 12वीं जो है जुड़ने वाली कैसी है, चौथी है, तो 74 में 4, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। अभी इन पे हम और डिटेल में बात करेंगे। तो आपको इतनी तो बात समझ में आई गई होगी कि पहली जो अनुसूची थी, ठीक है, मतलब मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 8 थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में एक एक करके 4 जोड़ दी गई। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां या शेड्यूल हैं। अब इनमें से 12 हैं तो पहले 9वीं जुड़ी, तो 9वीं पहले संशोधन 1951 से जुड़ी, 10वीं जुड़ी तो 52, 5 2 जा 10, तो 10 का दम। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो 1985 में 11वीं अनुसूची जो जुड़ने वाली तीसरी थी, तो 73rd से, मैं कनेक्ट करा रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं, उस चीज पे ध्यान देना। 73rd तो तीसरी 1992 में, चौथी 12वीं थी जो जुड़ी थी, चौथी 74, तो इस तरीके से 1992 में जुड़ी थी। अब इनमें है क्या, तो 9th शेड्यूल जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म। ठीक है। 10वीं आपने पढ़ ही लिया, दल बदल से संबंधित है। 11वीं पंचायत है, 11वीं क्या है, पंचायत से संबंधित है। और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखो आप क्या होता है, कैसे गलती होती है। इनको थोड़ा सा रोमन में लिखते हैं, 9th 10th 11th। 9th क्या है, भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म। अब इसको आपको समझना, देखो खेल याद रखने का ही है। तो 9वीं जुड़ने वाली पहली, तो पहली को पहले से जोड़ा, और पहला कब होगा, तो 51 में होगा, क्योंकि 50 में तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। दूसरी जुड़ने वाली 5 2 जा 10, यानी कि 10वीं हो गई। तो 52nd अमेंडमेंट से 1985 में, किसके समय, राजीव गांधी के समय, और ये दल बदल से संबंधित थी। तीसरी यानी 11वीं हो गई जुड़ने वाली, और तीसरी 73rd से, और ये पंचायतों से संबंधित प्रावधान करते हैं, 1992 में ही है। और चौथी जो जुड़ने वाली थी यानी 12वीं अनुसूची जो जुड़ी वो 74 से जुड़ी, और इस तरीके से 1992 में ये नगर पालिका से संबंधित हुआ करती थी। अब हम इस तरीके से लिखते हैं रोमन में 9th 10th 11th 12th। अब क्वेश्चन कहाँ घूमता है, पंचायतों का वर्णन, समझना क्वेश्चन, पंचायतों का वर्णन अनुसूची 9 में है, भाग 11 में है। पंचायतों का वर्णन भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है। और बड़ी अच्छी बात देखो आप, 11 का उल्टा अगर आप रोमन में लिखोगे तो 9 है। तो आपको पता है पंचायत जो है इसका पार्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जस्ट एक बात कही कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, 22 पार्ट्स हैं। तो संविधान पंचायत का पार्ट कौन सा है, इसको फिक्स कर लो पहले। तो पंचायत की स्पेलिंग याद रखो, इतना तो सबको आता होगा हिंदी इंग्लिश कुछ, PANCHAYAT। कितने अल्फाबेट हैं, 9। तो 9 अल्फाबेट हैं। तो पंचायत में कितने अल्फाबेट, 9। तो इसका भाग या पार्ट कौन सा, 9। देखो P से पंचायत और P से पार्ट, तो पार्ट कौन सा है, तो P को P से कनेक्ट करना, तो पार्ट 9 है। लेकिन अनुसूची बोले
ऑप्शन एकदम उल्टा होता है। उत्तर प्रदेश पीएससी का क्वेश्चन है, 99% लोगों ने गलत कर दिया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हैं। कैसे घुमाते हैं, अनुसूची 11 की जगह अनुसूची 9 भाग 11। अच्छा, दोनों चीजें पढ़ी हो तो और जल्दी गलत होता है। क्यों होता है? क्योंकि कारण ये ना, आपको याद है कुछ कुछ, और कुछ कुछ बहुत खतरनाक होता है, किसी के सिर पे बैठता है, तो कुछ कुछ होता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना, पी फॉर पंचायत, पी फॉर पार्ट, और पंचायत में अल्फाबेट 9, तो पंचायत का भाग 9 एक फिक्स कर दो कि पंचायत का भाग कौन सा है, 9 है, ये फिक्स हो गया। अब हम बात करें अनुसूची की, उल्टा कर दो 9 को रोमन के, तो वैसे ही 11 हो जाता है। तो शेड्यूल कौन सा है, 11 है, और भाग कौन सा है, 9 है। ये बहुत लोग गलत करते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ऐसे ही 12वीं अनुसूची जो है, ये नगरपालिका या म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है, जो कि 74वें संशोधन 74 अमेंडमेंट 1992 से आई थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आपको मिलेगी कि 73rd अमेंडमेंट 1993 भी आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा, 74 अमेंडमेंट 1993 भी मिल जाएगा। तो गलत ये भी नहीं है। जब ये एक्ट आया था तो 1992 में आया था, लेकिन अगर पूछे लागू कब हुआ, तो ये 73वां संशोधन, ठीक है, 1993 में जाके लागू होता है ये पंचायतों से संबंधित एक्ट, इसलिए 1993 भी मिलता है। और एक्ट आया कब था, 92 में आया था, तो 92 का एक्ट है, 93 में लागू हुआ। तो अलग अलग बातें हैं, संसद में आया, पास हो गया, लेकिन पास होने के बाद लागू कब हुआ, ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को, कितने अप्रैल, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ 73वां संशोधन। कब हुआ बेटा, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गया। और 24 अप्रैल को लागू होने के कारण ही 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, पंचायती राज डे। तो अब हम पहले 8 ना पढ़ के हमने पहले 9, 10, 11, 12 पढ़ ली। तो 9वीं में क्या, तो 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से जुड़ी, और पहले से कैसे कनेक्ट करोगे, तो ये पहला जुड़ने वाली पहली अनुसूची है जो 1951 में जुड़ गई थी। 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन से जुड़ी, और 5 2 या 10 से कनेक्ट कर देना इसको, 1985 में आया था। ये एंटी डिफेक्शन या दल बदल से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे इस समय। फिर इसके बाद 11वीं अनुसूची, ठीक है, और ऐसा लो एक और एक 11 पंच, एक और एक लड़ेंगे ना सरपंच के लिए। तो ये 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायतों की शक्तियां, उनके कार्य, उनके उत्तरदायित्व से संबंधित है, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। और ये 73वें संशोधन, चूंकि ये तीसरी थी जोड़ने वाली, तो 73 को हमने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की, 1992 का एक्ट था, और 1993 में ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। इससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया, और यहीं से 24 अप्रैल को हमने क्या मनाया, पंचायती राज दिवस। फिर हम जब 74वें संशोधन पे जाते हैं, तो 74वें संशोधन से हमारी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये भी 1992 की है, लेकिन लागू ये भी 1993 में ही जाकर होगी। तो इसीलिए अगर कभी ऐसा भी लिखा आता है 73वां संशोधन 1993, तो गलत नहीं है, 74वां संशोधन 1993। हाँ, अगर पूछे लागू कब हुआ तो 93, आया कब था एक्ट, ऐसा पूछे तो 92 में। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो लास्ट की 4 शेड्यूल हो गई। अब बची हमारी कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, फिर 7वीं और 8वीं, यही है ना, 1 to 8। लो, तो अब देखो पहली जो अनुसूची है वो क्या बताती है, अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में क्या है, सॉरी, यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 क्या है फिर, हम सोच रहे थे कोई तो बोलेगा, हाँ, नेम ऑफ स्टेट फर्स्ट में, शेड्यूल 1 में। अच्छा, पार्ट 1 में क्या है फिर, चलो
कंफ्यूज ही करना है तो अच्छे से कर लेते हैं। एक है आर्टिकल 1, सुन लेना अच्छे से, अनुच्छेद 1, सब हिंदी बोल रहे हैं, आर्टिकल 1, पार्ट 1, शेड्यूल 1, 3 बातें। अच्छा तीनों सेम नहीं, मतलब मानते हैं अलग है, तो बता दो क्या है? हाँ? पार्ट 1 में कि शेड्यूल 1 में? बताइए। नेम ऑफ स्टेट, और नेम ऑफ स्टेट है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी है? क्या? सॉरी, शेड्यूल मतलब अनुसूची। हाँ बताइए आप। स्टेट और यूनियन टेरिटरी किसमें? बुद्धुओ, एक स्टेट है और एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, यानी कि राज्य है एक, और यूटी यानी संघ शासित राज्य या संघ शासित प्रदेश है। अच्छा मजेदार बात यह है, आपको मैं बताऊं, ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग विषय है, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। आप इसमें देखोगे ना कि आपको इतने आराम से घुमा देगा क्वेश्चन। अच्छा पेपर बहुत सरल आता है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है 90% की गारंटी हम लेते हैं, लाइव चल रही है क्लास तब भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि इससे बाहर नहीं होगा आपको जो पढ़ाएंगे, और इससे ज़्यादा ही हो सकता है वो 90 से। गलती कहाँ होगी बस ये समझ लीजिए, पार्ट 1 को शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 को आर्टिकल 1, इसको वो जैसे पार्ट 9 है पंचायत, शेड्यूल 11 है पंचायत, आपको पता ही नहीं चलेगा कब 9, अच्छा 9, 11 और ये आपस में एक्सचेंज भी बहुत अच्छे होते हैं, आगे डंडा के पीछे डंडा भाई। अच्छा आप तो ऐसे ही नॉर्मली आप कार वार से जा रहे हो तो पढ़ने में ही गलत हो जाता है ये तो, कि 9th लिखा था कि 11th लिखा था, तो ये तो मतलब हमसे नौ में, मतलब कौन बोलते हैं ना, ह्यूमन एरर है ये तो, कुछ हमें दिमाग ही लगाना है गलती करने के लिए। तो कनेक्ट कैसे, इस सब्जेक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कनेक्टिविटी। हम दूसरों से अलग क्या करेंगे, हम उसकी बात करें तो हम दूसरों से अलग एक ही काम करेंगे कि हमें इसे याद कैसे करना है, सही तरीके से कैसे याद रखना है, और हम इसे एग्जाम में कैसे यूज कर पाए। तो हमें हर बार क्या करना है, कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखो रटाना तो बहुत आसान है, लेकिन रटने, अगर हम रटें, रटना तो है ही, देखो अपन फालतू बात नहीं करते, ज्ञान नहीं देते बहुत ज्यादा, रटना तो है ही, लेकिन रटने का एक तरीका होना चाहिए, तो वैज्ञानिक तरीके से रटो ना भाई, मतलब कनेक्ट करके आप याद करने की कोशिश करोगे तो आप बढ़िया कर लोगे। पी फॉर पंचायत, पी फॉर पार्ट, पार्ट को हिंदी में कहते हैं भाग, तो पंचायत में 9 अल्फाबेट, इसलिए पंचायत का भाग 9, यानी अब अनुसूची 9 तो नहीं है, और 9 को उल्टा करो तो हो जाता है 11, मतलब रोमन वाला, नॉर्मली 9 6 हो जाएगा उल्टा, तो पंचायत 9 और इसीलिए अनुसूची 11, इसको पकड़ लिया एक बात। अब हम बात कर रहे हैं अनुसूची 1 की, शेड्यूल 1 की, तो अनुसूची 1 में बेटा एक तो है राज्य और एक है यूटी यानी संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जब हम अनुसूची 2 में जाते हैं, अच्छा इसी को थोड़ा सा आर्टिकल 1 में भी बता दें, तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 है। और पार्ट 1 पे जाएं तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब 3 अलग अलग बातें। अभी हम आपको इसलिए घुमाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए ज्यादा हम उस पर बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब सुन ही लिया है तो सुन लो। ये तो है आपकी क्या, अच्छा लिख दूं फिर से, नहीं तो पता चले अनुसूची पार्ट समझ ले कोई। तो शेड्यूल 1 जो है वो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी है। अगर हम इसी को पार्ट 1 से कंपैरिजन करें भाग 1 से, तो भाग 1 क्या है आपका, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 1 क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। शेड्यूल 1 अनुसूची 1 क्या है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है।
अच्छा मजेदार बात है, पेपर जब अच्छा आता है तीनों डाल देते हैं, लगा भाई। तो आप देखो अभी तक ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा ही नहीं होगा पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन को, पढ़े बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बात होती है आइडेंटिफिकेशन की, कि हम स्पेसिफिकेशन कर पा रहे हैं चीजों का कि नहीं। तो स्पेसिफिकेशन करना सीखिए, कि क्योंकि आप अगर आप मान लो भाग एक को शेड्यूल एक लिख के आओगे तो आपको नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, और गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ही गलत हो जाएगा, मीन्स तो छोड़ ही दो। ठीक। आर्टिकल 1 में क्या बताया? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत, अच्छा लिख दे, यहाँ लिख देते हैं अनुच्छेद, बहुत ही बुरी राइटिंग लिख रहा हूं मैं अभी जगह नहीं है। भारत क्या है? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। इसका अर्थ ये नहीं है संघ और इसके राज्य क्षेत्र, बोले आपको लगता तो एक से जैसा होगा, लेकिन तीनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। इन पे डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 है हमारा, संघ और इसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। और जब हम शेड्यूल 1 की बात करें तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब राज्य और संघ शासित राज्यों की बात कर रहे हैं। इसको बड़ा क्लियर कर दें, वर्तमान में भारत में कितने राज्य? 28 राज्य हैं, स्टेट्स, स्टेट नहीं, ठीक है। और यूटी कितने हैं? 8। तो संघ शासित प्रदेश या संघ शासित राज्य 8 हैं, और राज्य जो हैं वो 28 हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 1956 में कितने थे? कितने राज्य, कितने संघ शासित प्रदेश? ठीक है, तो अगर आपसे पूछे शुरू में, ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो शुरू में कितने राज्य हुआ करते थे? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, यानी 14 राज्य और 6 करते थे स्टार्टिंग में, यानी राज्य पुनर्गठन। अब क्वेश्चन पूछा गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब का है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 की 6। ठीक, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार, तो 1956 में बेटा एक्ट आया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। के समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। वर्तमान में, आज की बात मैं कर रहा हूं, तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान है। 6 तो नहीं है, 8 है। ठीक है, तो 6 से ये 8 हो गए, 14 से ये 28 हो गए, इसको आपको ध्यान रखना है। और 14 दूनी 28 होता है, और 6 + 2 8 होता है, तो 2 का ही खेल है सारा। डेटा इंटरप्रिटेशन है भाई। और अगर नहीं आपको दिमाग लगता, मतलब मेरा ऐसे लगता है, आपका नहीं लगता, तो आप तो ऐसे याद रख लो 14 थे 28 हैं, 6 थे 8 हैं, 14 दूनी 28 होता है, तो 6 में जो दो जोड़ देना, आप कहीं तो करोगे उसका एडजस्टमेंट। चलो ये तो हुई सरल सी बात। अब आते हैं अनुसूची 2 पर। तो अनुसूची 2 जो है, शेड्यूल 2 किसकी बात करेगा? ठीक है, तो सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करेगा, वेतन और भत्ते। तो कैसे याद रखोगे? देखो एक में तो संघ हो गए, राज्य हो गए, संघ शासित प्रदेश हो गए। 2 की जब हम बात करें तो भैया काम करेगी ना जनता, तो वेतन दो, क्या दो? तो 2 में क्या है? सैलरी और अलाउंसेस हैं, वेतन भत्ते हैं। अच्छा अभी पैंच बताएंगे इनमें क्या क्या है, पहले अपन थोड़ा सा 8 तक चले कि क्या है। तो दूसरे में क्या है? सैलरी यानी वेतन। अच्छा वेतन के अक्षर नहीं जोड़ना, वेतन देना होता है, तो वेतन दो, दे दिया भाई। ठीक है, अब कोई पैसा देगा आपको तो कसम खिलाएगा, शपथ लो, क्या बोलेगा वो? अरे कसम खाओ काम अच्छे से करोगे, पैसा मिल रहा है ना। तो 3 में क्या है? कनेक्ट करो 3 को 3 से, शपथ। इंग्लिश वाले अगर ऐसे करेंगे तो जीवन में गड़बड़ हो जाएगी, शपथ। तो कसम खाओ पैसा लिया है वेतन दो, शपथ लो, शपथ 3 में।
3 में क्या है आपकी ओथ। अभी डिटेल नहीं जा रहा है, अभी सिर्फ हम आपको कनेक्ट करा रहे हैं कि है किस शेड्यूल में क्या, फिर अभी बहुत सारी बातें करेंगे। शेड्यूल 4, ठीक है, शपथ ले ली। अब आता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो या तो इंग्लिश वाले सीट से याद रख लो, 4 में 4 अल्फाबेट हैं, सीट में भी 4 अल्फाबेट हैं। तो सीट, अब सीट कहाँ की, तो राज्यसभा में सीटों का पूरा क्या है शेड्यूल 4 में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हिंदी वाले 4 में कर लो आवंटन, अंग्रेजी वाले सीट से कनेक्ट कर लो। तो 4 में क्या है बेसिकली राज्यसभा की सीटें, ठीक है। तो सीट इंग्लिश के लिए और हिंदी में आवंटन से याद रख लो। तो आवंटन में 4 ही हैं अक्षर, तो राज्यसभा। और ज्यादा आपको कुछ नहीं लगे तो राज्य का आधा जा को काउंट नहीं करना, 4.5 अक्षर हुए तो बोले हमने आधा दान दिया, तो राज्यसभा में राज्यसभा बोल दो, फालतू बात करनी है तो राज्यसभा में सीटें, तो राज्यसभा 4 अक्षर उससे कनेक्ट कर। तो बेसिकली हर एक राज्य में राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं ये आपके अनुसूची 4 में बताई गई हैं। जैसे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी है, अरे लोकसभा है 29, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यूपी में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, कितनी होंगी, कोई नहीं बता सकता, बताओ अच्छा कितनी है, कोई भी बोले मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहाँ, मैं पूछ रहा हूँ राज्यसभा की सर्वाधिक, देखो यूपी में ना विधानसभा की सर्वाधिक सीटें, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें, ठीक है, राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें, विधान परिषद की सर्वाधिक सीटें। विधान परिषद है यूपी में, तो सबसे ज्यादा सीटें यूपी में ही होंगी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अच्छा ऐसे तो पढ़ने के लिए आप लोगों को लगता होगा, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप ही बताइएगा, बताएंगे, वंशिका से डिस्कस करना, कोई बोलना मत। भारत में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ है, मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या, बोलिए समर्थ। हाँ जी, चलो ओपन टू ऑल। हमने जो क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन, हमने क्या बोला, मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या। अच्छा सबका केरल ही होता है ज्यादातर लोगों में, परसेंटेज नहीं पूछा हमने बाबा, हमने पूछा है सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या, मैक्सिमम। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत लोग लड्डू खाते हैं इस क्वेश्चन में, और वो ऐसा ना गरम गरम लड्डू बनाया, उठाया, मुंह तक गया, 26 जनवरी पे जैसे लड्डू मिलते हैं, और वो यहाँ तक जाते जाते गिर जाता है। एनसीसी की हो तो ये बहुत होता था बच्चों के साथ में, जैसे मैं एनसीसी करता था, वो बढ़िया गरम गरम लड्डू लाते थे, भूख तो लगी जाती थी परेड वरेड करने के बाद, फिर जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं आप, गर्म होता है तो मुंह के पहले गिर जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। एक तो 4 घंटे की परेड, उसके बाद 2 लड्डू, तो ऐसी पेपर में लड्डू फूट जाता है, तो ध्यान रखना। मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन यूपी में, अरे यार 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना की बात करें तो 19.98 करोड़, अब तो कितने हो गए होंगे, 14 साल हो गई 2011 को, तो अभी अपन संख्या पे नहीं जा रहे। केरला की जनसंख्या ही कितनी है, कितने करोड़ होगी केरला, कितने करोड़, 5 करोड़ होगी, 5 करोड़। मध्य प्रदेश था 7 करोड़ का, तो केरला वो भटूरा देखो, केला। अब देखो ना, अब देखो ऐसे देखो, आप तो अच्छे समझो, ये देखो, ये रहा केरला, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से ही तुलना कर लो केरला की, वो बेचारा है ही केला जितने सा, 2-3 करोड़ जनसंख्या, 5 करोड़ मान लो, चलो 100% पढ़ी लिखी तो भी है तो 5 ही करोड़ ना। यूपी में अगर आप 50% जनसंख्या पढ़ी लिखी मानोगे तो कितनी हो गई, 10 करोड़। बाकी राज्यों की जनसंख्या ही नहीं है इतनी, 50% पढ़े लिखे नहीं है, योगी जी के राज में ज्यादा है लिटरेसी रेट। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश, और लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर, तो केरला।
बात समझ में आ गई? बहुत आराम से गलत होता है, वापस आ जाओ केरला से। हाँ जी। मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया, इन उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम लिटरेट पॉपुलेशन परसेंटेज, लिटरेट पॉपुलेशन परसेंटेज या लिटरेसी रेट इन केरला। प्रतिशतता में ज्यादा है, जनसंख्या में नहीं। बटूरा है फिर बोले हम। अब बटूरे से आप ज्यादा अपेक्षाएं रखोगे तो कैसे चलेगा। राज्यसभा क्लियर हुआ, तो राज्यसभा में सीटें 4 में हैं, तो सीट से या आवंटन से याद रख लो 5। 5 में क्या है, जल्दी बताओ। 5। तो जब आप 5 की बात करेंगे, 5 किसकी बात करेंगे, 5 जो है वो क्या है, 5 प्रशासन, ऐसे याद रख लो, ज्यादा नहीं तो क्या, 5 प्रशासन। तो प्रशासन किसका, शेड्यूल एंड ट्राइबल। ठीक है, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया का, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो अनुसूची 5 में है। तो अनुसूची 5 में किसके प्रशासन की बात कर रहे हैं, अनुसूची चलो याद हो गया। 5 में क्या याद रखना है, प्रशासन। 5 प्रशासन, पूरा अगर हम बोलें तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो अभी 5 में प्रशासन याद रख लें। तो जितने भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र थे उनके प्रशासन की बात शेड्यूल 5 में की गई है। जब हम शेड्यूल 6 में जाते हैं तो यहाँ पर है AMTM, मतलब मेरी कनेक्टिविटी ऐसे ही है, तो मैं ऐसे ही आपको याद कराऊंगा, आप ATM से कर लो। ठीक है, तो ATM में फिर हम एक और लगाना पड़ेगा, लेकिन तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छे से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, नॉट मणिपुर। अच्छा, मामा बहुत कनेक्ट करेंगे, 7 बहनें हैं आपस में लड़ जाएंगी आपसे आके। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। लोकेशन याद करेंगे तो और आसान होगा आपको। मणिपुर नहीं है भाई, क्या नहीं है, और कोई माँ से है क्या उत्तर पूर्वी राज्य, एक मेघालय है, एक मिजोरम है, एक मणिपुर है, और कुछ है, एक नागालैंड है, एक त्रिपुरा है, एक अरुणाचल प्रदेश है। इनसे कोई मतलब नहीं। तो माँ वाले में कंफ्यूजन क्या है कि मेघालय मिजोरम है या मणिपुर है। अच्छा, ऑप्शन में आ जाएगा मणिपुर। तो ऐसे याद रख ले, नाम सिर पे बिठा के नहीं घूमेंगे तुम्हें मणि को। तो मणि नहीं चाहिए भैया, ठीक है, मेघ चाहिए। तो अच्छे से, मिजोरम और मेघालय है, मणिपुर नहीं है। मणिपुर नहीं है, दिमाग को बार बार देना पड़ेगा आपको, क्या नहीं है, मणिपुर नहीं है यहाँ। अभी आगे पढ़ेंगे तो फिर मैं बोलूंगा मणिपुर कहाँ है, इसलिए अभी पूछ रहे, अभी बता रहे हैं कि मणिपुर नहीं है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है अनुसूची 6। मतलब क्या है, बेसिकली अनुसूची 5 में जितने भी क्षेत्र थे इनको छोड़कर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस में आएगा, शेड्यूल 5 में। और स्पेसिफाई शेड्यूल 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण है। ठीक है, इनके जनजाति एवं, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों का। फिर 6 के बाद 7 आते हैं। तो 7 में हम रहेंगे साथ साथ। अब कल हमारी क्लास को याद करो आप, हमने आपको बताया था कि 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। तो अनुसूची 7 में 3 सूची हैं। अनुसूची 7 में क्या है बेटा, 3। तो 3 लिस्ट हैं, कौन कौन सी, एक है संघ, एक है राज्य और एक है संवर्ती।
हाँ जी मैडम, आ गई। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में सीधा कि किस अनुसूची के अंतर्गत या संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो अनुसूची 7 में 7 है ना ये तीनों, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किसमें है? शेड्यूल 7 में है। तो अनुसूची 7 में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों की बात है। तो 7 साथ रहेंगे तभी शक्तियों का बंटवारा करेंगे। संघ सूची पर संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट, राज्य सूची पर स्टेट गवर्नमेंट और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती हैं। इतनी बात क्लियर? अभी और डेटा देंगे लेकिन ब्रेक के बाद। अनुसूची 8, ठीक है, साथ साथ रहेंगे तो कुछ बोलेंगे, तो लैंग्वेज है, यानी यहां क्या है अनुसूची 8 में, ठीक है, तो भाषाएं हैं, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर लो। अच्छा थोड़ा सा आप ध्यान देना, लैंग्वेजेस मत करना, नहीं तो 9 हो जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा। लैंग्वेज, ठीक है, अपन सामान्य बुद्धि वाले हैं तो भाषा ही बोलते हैं, भाषाएं नहीं बोलते हैं। राजा राम मोहन राय नहीं है जो 7-8 भाषाएं बोलते हैं। अरे याद करने के लिए बोल रहे हैं, आप बोलो 50 बोलो। भाषा, लैंग्वेज 8 ही अल्फाबेट। अब यहां फिर से पेंच, 2 बातें जैसे हमने शुरू में अनुसूची के लिए कही थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में 14, अच्छा 12, ओके। तो मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12। अब थोड़ा फिर से बात करते हैं। मूल संविधान में भाषाएं, वर्तमान में, ठीक है, तो 2 बातें क्या, एक है 14, एक है 22। तो अगर हम कहें मूल संविधान में 14 और वर्तमान में 22, बहुत ही टेढ़ा टेढ़ा हो गया सब जगह। अब जैसा है आप समझ लो फिलहाल तो, क्योंकि अलग करेंगे तो मिक्स हो जाता है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का वर्णन था। सीधा एक तो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं? तो अनुसूची 8 में लैंग्वेज। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी है करंट टाइम में? 22 है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो 8 तक हम यहां पहुंच गए। 9वीं भूमि सुधार पहले संशोधन से, 10वीं 10 दल बदल 52वें संशोधन 1985 से, 11वीं अनुसूची पंचायत 73वें संशोधन से 1992 में, और 12वीं अनुसूची क्या थी? नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज 74वें संशोधन 1992 से। अनुसूची हो गई आपकी 12। पहली स्टेट यूनियन यानी कि राज्य और संघ राज्य, संघ शासित प्रदेश। दूसरी में वेतन 2 पैसे 2, 3 ओथ शपथ, 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, 5 प्रशासन, 6 किसमें थे? 6 असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर है, अच्छा ठीक ठीक, 6 में हो गया। 7 रहेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 8 भाषाएं 7 रहेंगे तो कुछ बोलेंगे ना, लड़ेंगे नहीं तो बोल, लेकिन तब भी बोलना पड़ेगा लड़ने के लिए। तो 8 में क्या है? भाषा, लैंग्वेज। हम भाषाएं इसलिए नहीं बोल रहे, हिंदी वाले तो भाषाएं लेकिन इंग्लिश वाले लेकिन लैंग्वेज पे स्टेबल रहे। 9 लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार फर्स्ट संशोधन। 10 दल बदल 10 का दम 52वां संशोधन 1985। 11 पंचायत कौन सा संशोधन? 73वां संशोधन 1992 और 24 अप्रैल 1993 से लागू। 12वीं अनुसूची नगर पालिका, ठीक है, 74वां संशोधन 1992-93 से लागू। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इनमें से 2 मार्कर क्वेश्चन के रूप में कुछ भी पूछ लेते हैं वो,
बड़े प्यार से बोल देते हैं भैया ठीक है 7वीं अनुसूची का वर्णन करो। अब और बड़ी बात, ये जो 7वीं अनुसूची थी जहां संघ राज्य और संवर्ती सूची थी ना, यहां से तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बने। संघ सूची ऑलरेडी जब पहले 3 मार्कर आते थे पूछा गया, फिर राज्य सूची स्टेट लिस्ट, फिर संवर्ती सूची, इनको थोड़ा डील करना सीखते हैं। तो ये किसमें थी हमारी 7वीं अनुसूची, कौन सी थी 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची। अब अच्छा लिखूंगा, विश्वास करो आप लोग बिल्कुल। तो 7वीं अनुसूची जो है इसमें क्या है बेटा, क्या क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, प्रीलिम्स मींस दोनों में बेटा यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। संघ सूची मींस यूनियन लिस्ट, राज्य सूची लिस्ट आप बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग घर पे लिख लेना। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक। अब हमें अगर लिखना है तो संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार या संघ सरकार। तो कानून बनाने के अधिकारता सीजी लिख दूं, छत्तीसगढ़ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। यहां यहां दोनों सरकार ठीक है, तो सीजी एंड एसजी, यानी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही। तो केंद्र तथा राज्य सरकार, तो कानून बनाने के अधिकारता दोनों के पास। एक हो गया, हम आपके 2 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं इसी में। फिर आगे बात करें कि भाई संघ सूची में दोनों सरकार, राज्य सूची में राज्य और, ठीक है। अब आएगा भाई सब्जेक्ट या विषय कितने, तो इसमें 2 बातें, दो फिर वही, एक मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। तो मूल में और वर्तमान में, तो बेटा यहां मूल संविधान में 97 सब्जेक्ट और वर्तमान में 100। तो संघ सूची में जो विषय या सब्जेक्ट है इन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे पूछे संघ सूची, संघीय सूची में, ठीक है, यूनियन लिस्ट में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने विषय या सब्जेक्ट थे, तो 97, वर्तमान में कितने हैं 100, ठीक है, विषय सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट को बेटा मैटर भी बोलते हैं, तो सब्जेक्ट या मैटर, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य, तो राज्य को भी वही कहानी बनेगी, एक मूल एक वर्तमान, ऐसे ही होंगे ना, और यहाँ विषय। तो देखो बेटा उल्टा हुआ है, यहाँ 66 थे 61 हैं। तो राज्य सूची स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट जो थे वो पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। फिर आ जाते हैं समवर्ती सूची, इसमें कौन कानून बना रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। तो फिर यहाँ सब्जेक्ट या मैटर की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ कितने, पहले 47 थे 52 हैं। अच्छा, मूल और वर्तमान दोनों ही बातें याद रखनी है, मतलब ओरिजिनली और करंट सिचुएशन में। तो ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे, करंट में 52 सब्जेक्ट जो हैं वो होते हैं। तो बहुत सरल सा प्रश्न है, संघ सूची आए। अब देखो स्किल सीख लो, तो आप क्या लिखेंगे, संघ सूची भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है, यूनियन लिस्ट मेंशन इन शेड्यूल 7 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक लाइन हो गई। संघ सूची भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में वर्णित है, वर्णित को गोली मारना, समय बहुत हो तो लिखते रहना। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इस फॉर्मेट को बाकी पे भी अप्लाई कर लेना, ठीक है, हो गई। फिर संघ सूची में ओरिजिनली 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषयों का वर्णन है। फिर हो गया यहां तक। अब हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना कि संघ सूची में कौन से विषय हैं। तो एक विषय आपको जो अच्छा लगता हो,
रेलवे, ठीक है। अगर आपको आर्मी लिखना है, नेवी लिखना है, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब आपके किस सूची के विषय हैं? संघ सूची के, ठीक है। अब यहां आ जाओ कि भाई राज्य सूची की स्थिति क्या है, इसके भी विषय होंगे। तो पहले तो आप ये बताओ कि अगर संघ सूची उत्तर क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। संघ सूची भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में वर्णित है। यूनियन लिस्ट मेंशन इन शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक हो गया। फिर कानून बनाने का अधिकार, अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तीसरी बात, विषय मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 97, वर्तमान में 100। और उसके बाद क्या आपका उदाहरण। तो उदाहरण आपको अब दिमाग में ये रखना है कि ऐसी कौन सी चीजें चल रही हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। आप देखो, केंद्र में रेलवे केंद्र की है, पोस्ट ऑफिस केंद्र के हैं, एयरपोर्ट केंद्र के हैं, ठीक है ना, ये सब केंद्र के विषय हैं। तो केंद्र पे दिमाग लगाना है। दूसरे तरफ हम बात करते हैं राज्य सूची की, सेम पैटर्न। राज्य सूची का वर्णन अनुसूची 7 में है। राज्य सरकार कानून बनाती है। विषय बताएंगे कि मूल में 66 थे, वर्तमान में 61 है, 61 है। और उदाहरण, तो एग्जाम्पल क्या है इसके भाई? सबसे अच्छा एग्जाम्पल पुलिस, ठीक है। और अच्छा एग्जाम्पल पंचायत। एजुकेशन नहीं है बेटा स्टेट में, पुलिस है। अरे मापू से, महाराष्ट्र पुलिस सेवा, सलमान खान वाली, नहीं देखी आप लोगों ने? गर्व मूवी देखी किसी ने? देखी ना, एकदम गर्व से कहता है वो और उसका दोस्त। अरे मध्य प्रदेश पुलिस लिख लो भाई, डीएसपी समझ लो आप सपने में, हाँ डीएसपी बन गए, बढ़िया स्टार लगे हुए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो पुलिस राज्य सूची का है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो संघ सूची का है। ये बहुत गलत करते हैं, दिल्ली पुलिस छोड़कर। ऐसा समझ लो, अगर मान लो दिल्ली पुलिस केंद्र की नहीं होती और पहले थी केजरीवाल सरकार, और अगर मान लो दिल्ली पुलिस होती केजरीवाल जी की, तो मोदी जी से बोलते आज मत आओ, आज खतरा है, बाहर ही रहो दिल्ली के। तो बहुत मांग की है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो और दिल्ली पुलिस हमें दो। बहुत पीटते हैं नेताओं को अगर दिल्ली पुलिस केंद्र के हत्ते नहीं होती तो दिल्ली पुलिस संघ सूची में है, बाकी राज्यों की पुलिस जो है वो राज्य में। अब जैसे आपसे पूछे स्वास्थ्य, हेल्थ, तो हेल्थ किसका होगा? राज्य का, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं कहूं भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, गांव में किसानों से कौन कर वसूलता है? पटवारी और उनके अधीनस्थ। तो ये कौन से सेवा के हैं? ये राज्य के ही अधिकारी हैं ये सब। तो भू राजस्व है, पुलिस है, पंचायत है, और मैं बोलूं स्थानीय स्वशासन बोलूं, नगर पालिकाएं बोलूं, ये किस सूची के विषय हैं? जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इनमें से मैंने लिखे वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। समवर्ती सूची के एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव मतलब प्रीलिम्स में आते हैं तो समवर्ती सूची से आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एजुकेशन, ठीक है। तो ये एजुकेशन जो है शिक्षा, वन, नापतोल, मेजरमेंट, पक्षियों का संरक्षण, ये जो 5 विषय कम हुए ना, 66 से 61 हुए, ये यहां से कहां गए? यहां, क्योंकि यहाँ 47 से 52 हो गए। तो ऐसा समझ लो कि इनके 5 कम हुए और इसमें 5 जुड़ गए। तो वास्तव में राज्य सूची से 5 विषय किस में आए? समवर्ती सूची में आए। यही तो हुआ था 42वें संशोधन से। अच्छा, एक बार आपके मेन से पूछा गया था कौन से विषय संघ राज्य सूची से समवर्ती सूची में आए, नाम बताओ। अला आप देखो, खोदवा पहाड़ निकली चुईया नहीं है, लेकिन आप घुस घुस के क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपने ये चीज ध्यान ही नहीं दी कि इसमें कम हुए ना 5, यहाँ 5 बड़े हैं, तो उसने पूछ लिया मेंस में, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था पहले। तो इन 5 के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 2 तो मैंने आपको बता दिए, शिक्षा, वन, पशु पक्षियों का जो संरक्षण है, नापतोल है, और प्रशासन। ये 5 जो विषय हैं ये यहाँ आ गए, ठीक है। स्पेशली शिक्षा, वन। अब जैसे आपसे पूछें शादी कहाँ होगी, शादी किस लिस्ट में होनी चाहिए? मोदी जी कराएंगे शादी या योगी जी कराएंगे शादी? योगी जी ने तो खुद नहीं की और मोदी जी ने छोड़ दी, तो किस पे होगी?
समझ गए ना? अरे याद कराने के लिए, झगड़ा नहीं कर रहे हैं हम किसी से। तो विवाह कहाँ होगा भाई? मैरिज। और अगर किसी का विवाह हुआ है तो क्या हो सकता है? अरे करवा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं बस। डाइवोर्स कहाँ होगा? ठीक है। तो मैरिज है, डाइवोर्स है, नापतोल है, मेजरमेंट वगैरह, ये सब कहाँ होते हैं? समवर्ती सूची में होते हैं, क्योंकि इन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, बड़ा क्वेश्चन, 7 मार्कर, 7th शेड्यूल, तो आप ये पूरा का पूरा छाप सकते हैं। अनुसूची 7 में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। इसके अंतर्गत 3 सूचियों को शामिल किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची अब आगे नहीं बोल रहा, बस इतना ही बोल सकते हैं। अब आपको मैंने एक और बात बताई थी कि एक और सूची कौन सी होती है? ठीक है, तो अवशिष्ट सूची या रेजिडुअल लिस्ट। तो बेटा ये भी आपके मेंस में, प्रीलिम्स में पूछा गया है कि रेजिडुअल लिस्ट क्या। तो अच्छा आंसर, अगर आपको परिभाषा नहीं आती, अब आप सोचोगे यार अवशिष्ट सूची की परिभाषा क्या लिखें, तो मैं परिभाषा सिखाता हूँ। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को छोड़कर अन्य सभी विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। यही है डेफिनेशन। क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो बाकी के जो विषय होंगे वो किस में होंगे? अवशिष्ट सूची में होंगे। और इन पर कानून बनाने की जो अधिकारता है वो केंद्र सरकार को होगी। और बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पूर्व, इस सूची पर कानून बनाने की अधिकारता गवर्नर जनरल की हुआ करती थी। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। तो सारे प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो अवशिष्ट सूची पर, इसी सूची पर जो शक्ति होगी वो अवशिष्ट शक्ति होगी, रेजिडुअल पावर होगी। और पावर होगी किसके पास? तो केंद्र के पास। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका 7th शेड्यूल का सब कुछ, जितना हो सकता था, जितने से क्वेश्चन बन सकते थे, लगभग सब, सिवाय किस चीज को छोड़कर कि आप 100 विषय पढ़िए, यहाँ 61 पढ़िए और यहाँ 52 पढ़िए। अरे एक नजर डाल लीजिएगा, मैं आपको डलवा दूंगा किसी दिन एक नजर। बाकी आते यही हैं। और आपको मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए और आपको समझ में नहीं आएगी किस पे है, तो पहले दिमाग लगाना है कि ये जो विषय पूछा गया है इस पे राइट किसके हैं। अगर आपको राइट समझ में आ जाएगा तो आंसर लग जाएगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है जनगणना में। किसमें? सेंसस में। तो सेंसस या जनगणना बेटा संघ सूची का विषय है। आपको लग रहा होगा जनगणना तो राज्य में होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जनगणना जो है वो केंद्र का विषय है। और मैं बताऊं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोटा भाई देखेंगे इसे, श्री अमित शाह जी। तो जनगणना केंद्र का विषय है। क्या होता है देखो, जनगणना में जब हमारे यहाँ लोग रहेंगे, नागरिक बनेंगे, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करेंगे। जैसे स्पेशली अगर हम बात करें, बांग्लादेश से आ जाते हैं, कहीं और से आ जाते हैं, पाकिस्तान से आ जाते हैं, या और भी बहुत सारे देशों से, नेपाल, भूटान, हमारे यहाँ तो जत्था पल्ला है, जत्था समझते हो ना। तो ये जो आ जाते हैं फिर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं। और आंतरिक सुरक्षा किसका मुद्दा है? यूनियन का है। ठीक है। और भी बड़ी बात, और यूनियन में किस विभाग या मंत्रालय का है? तो होम मिनिस्ट्री। देखो, बाहरी सुरक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। सीमा के पार हो तो कौन देखेगा? श्री राजनाथ सिंह, बोले हम तोप से उड़ा देंगे। सीमा के अंदर आ गए आप, हमारे घर में आ गए, तो मोटा भाई बोले मार मार के फोड़ देंगे। ठीक है, तो मोटा भाई समझेंगे। तो मतलब आंतरिक सुरक्षा वाला जो है तो जनगणना। ठीक है, अभी जनगणना होने का चल भी रहा है। तो जनगणना जो है उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, केंद्र सूची का है। सबसे ज्यादा शिक्षा पूछी गई है, वन पूछे गए हैं, विवाह पूछा गया है, ये सब याद रखना। जैसे कोई पूछे फैमिली प्लानिंग, तो भैया शादी करो फिर फैमिली बनाओ, तो फैमिली प्लानिंग करो, नहीं बन रही है तो तलाक दे दो। तो ये सब किस में आएंगे? समवर्ती सूची में। इनको आपको ध्यान रखना है। शिक्षा पे बहुत आते हैं और वन पे तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पुलिस पूछी गई, पंचायत पूछी गई। इसके अलावा मैंने क्या बताया था? लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व। तो लैंड रेवेन्यू जो है वो भी यहाँ का है, राज्य सरकार का है। ठीक है। अब जैसे पंचायत, नगर पालिका, ये सब स्थानीय स्वशासन और शहरी स्वशासन है, तो ये सब राज्य सूची के विषय हैं।
रेलवे, आर्मी, नेवी, डिफेंस, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? सब केंद्र सरकार के अंतर्गत है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये हुई 7 शेड्यूल। अब हम इसी के साथ में किसकी बात करते हैं? 8वीं अनुसूची की। हमने कहा था ना अभी डिटेल में बात करेंगे, अब डिटेल में ही बात कर रहे हैं। तो देखो 8 शेड्यूल जो है इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 थी। है कितनी? 22 वर्तमान में है। अब 14 थी वो तो हो गई बात, यानी इसके बाद जुड़ी होंगी। तो कौन सी जुड़ी होंगी? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22, यही जुड़ी है बस। तो पहले बेटा एक जोड़ी गई 15वीं भाषा, कौन सी? 15वें नंबर की, और 15वीं थी सिंधी। कौन सी थी? सिंधी। और ये जोड़ी गई 21वें संशोधन 1967 से। अब ये आपके हिंदी के पेपर में ही पूछा गया, हिंदी के पेपर में क्वेश्चन आया था 3 नंबर में। सिंधी को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 21वें संशोधन से 1967 में। फिर पूछा था सिंधी कौन से वे नंबर की भाषा थी जोड़ी गई? तो 15वीं भाषा थी जिसे जोड़ा गया था। तो 21वां संशोधन किया संविधान में 1967 में, इसको जोड़ दिया गया था सिंधी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अब 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 भाषाओं को इन्हें एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, और इसके लिए संशोधन किया 71वां और 1992 में। अब मुद्दा आता है कि भाई 3 कौन कौन सी? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 भाषाएं जोड़ी गई, मतलब 16, 17, 18। अच्छा, इनका क्रम नहीं है ऐसा कि 16 नेपाली ही है, मतलब 3 एक साथ जोड़ी गई। वो तो मैं बता रहा हूँ नंबर याद रखने के लिए। तो 3 भाषाएं जो है 16, 17, 18 है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को संशोधन कौन सा था? 71वां संशोधन, 71st अमेंडमेंट। और ये कब का था? 1992 का। दो कनेक्ट करो, 21 और 71 को ऐड करो, 92 होता है। अरे 71 और 21 92 नहीं होता क्या? ठीक है, अब बची कितनी? 19, 20, 21 और 22, 4 भाषाएं बची। ठीक है, तो अब 21 और 71 को ऐड करो तो कितना होता है? कई लोगों को लग रहा होगा ये कौन सा मैथ सिखा रहे हैं। समझो, एक समय के बाद हम भूल ही जाते हैं संशोधन कौन सा था। 21 से सिंधी, 71 से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 21, 71 को ऐड करोगे तो कितना होता है? 92। और कुछ नहीं है तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। अच्छा, 71 कब आएगा? तो 1992 में। तो 21, 71, 92, फिर 92, इन दोनों को ऐड करके या यहाँ से ऐसे करके। देखो आप जितना लॉजिकल रीजनिंग के साथ पढ़ोगे ना उतना आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो 92 अमेंडमेंट 2003 से 4 भाषाएं जोड़ दी गई। आपको डीबीएमएस या बीडीएमएस जो अच्छा लगता हो, डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 4 भाषाएं जोड़ दी गई, या बीडीएमएस। बीडीएमएस क्या होता है? बीडीएमएस सुना है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 4 भाषाएं कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, अच्छा ये क्वेश्चन भी आपके मेंस में हिंदी में भी पूछा है, पॉलिटी में भी पूछा है कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को किस अमेंडमेंट से? तो 92वें संशोधन 2003 से। उल्टा पूछ लेते हैं, 92वें संशोधन से कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो मतलब बोडोलैंड यानी असम, डोंगरी जम्मू कश्मीर, मैथिली बिहार। मिथिला सुना है ना? मिथिला से कौन थे? कोई था मिथिला से? मिथिला नहीं सुना? सीता माता, सीता माता, सीता जी, जो बोलना है बोलो। मिथिला भूल जाओगे आप। किसकी बिटिया थी? जनक। ठीक है, तो जनक नंदिनी माता सीता, मिथिला। ठीक है, तो बिहार वाला रीजन लगता है वो। ठीक है, संथाली
संथाल परगना, संथाल झारखंड। तो जल्दी जल्दी बताओ, बोडो, असम, डोंगरी, जम्मू लिख दें चलेगा, कश्मीर तो जोड़ ही लेना, मैथिली, बिहार, और संथाली, झारखंड। ठीक है, ये कौन से संशोधन से? अब कनेक्ट करो, 21 से सिंधी 1967 में, 21 71 से नेपाली मणिपुरी कोंकणी, 21 71 ऐड करो तो 92, यानी 71वां संशोधन 1992 का। फिर 21 71 ऐड करो तो 92, और 92 अमेंडमेंट 2003 का, 2 नहीं है। और इससे नेपाली में अब क्या है यहाँ पे, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये भाषाएं जो हैं वो जोड़ दी गई। याद रखिएगा, अनुसूची 8 में अंग्रेजी नहीं है। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इन 22 भाषाओं में कौन शामिल नहीं है, तो आपको लगता है अंग्रेजी के बिना जीवन कैसे चलेगा? चले ना चले, लेकिन नहीं है अंग्रेजी। ठीक है, तो इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी मूल में ओरिजिनली, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कितनी कितनी बात की हमने? कितनी बात की कि कितनी बात नहीं की? तो ओरिजिनली बात करो, वर्तमान की बात करो, ये ध्यान रखना है। तो 14 थी, 22 हैं, 14 के बाद 15वीं सिंधी, 21वें अमेंडमेंट से 1967 में नेपाली मणिपुरी कोंकणी, कौन से 71वें संशोधन से 1992 में, और फिर इसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 92वां संशोधन 2003 का था। तो इस तरीके से हमने 7वीं और 8वीं को डिटेल में पढ़ लिया, कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या था? क्या था? स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? 14 राज्य और 6 यूटी थे। दूसरी अनुसूची किसकी बात करते हैं? वेतन 2। अच्छा, अभी 2 को हमने डिटेल में नहीं पढ़ाया, पूछते हैं। अच्छा, आप लोगों से पूछते हैं, अनुसूची 2 में किसका वेतन नहीं है? का नहीं है? किसी ने पढ़ी डिटेल में? और किसका नहीं है? ठीक, आपको ध्यान रखना, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे लोगों के पढ़ने में ये बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर क्वेश्चन है कि अनुसूची 2 को, बेटा अनुसूची 2 में जो वेतन और भत्ते हैं उनमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इनके तो हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया गया। उपराष्ट्रपति की जगह क्या लिखा है यहाँ? राज्यसभा के सभापति, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है। ऐसे यूपी और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ के गलत कराया कई लोगों का। बहुत लोग गलती कैसे करते हैं कि ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारे दिमाग में राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति क्यों नहीं है? गलत बात है, बोले डाल दो। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल हैं, लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति हैं, तो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं। राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का वर्णन अनुसूची 2 में नहीं है। सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का वर्णन अनुसूची 2 में है, तो नाना बाबा नहीं है। अच्छा, कुछ किताबें भी गलत लिखती हैं, तो कृपया ध्यान दें। क्या नहीं है? तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी अलाउंस का वर्णन अनुसूची 2 में नहीं है, बाकी सबका है। 3 में क्या थी? शपथ। पैसे ले लिए तो कसम खाओ, तो शपथ लो। तो बेटा शपथ जो है इसमें भी एक पैच है, तो आपको ध्यान रखना है। अनुसूची 3 में किसकी शपथ है ये नहीं पूछते। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है, फिर पूछते हैं कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अनुसूची 3 में ना राष्ट्रपति की शपथ है,
ना उपराष्ट्रपति की शपथ है और ना ही राज्यपाल की शपथ है। तो बोले ये पैसे ले लिए, कसम नहीं खाएंगे क्या? हाँ, इनने पैसे ले लिए लेकिन ये यहाँ कसम नहीं खाएंगे। बोले हम अलग खाएंगे कसम। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की ओथ, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ और गवर्नर की ओथ। ठीक है, तो क्लियर कट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है। तो कहीं तो होगा। तो राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ आर्टिकल 159 में। सॉरी, गवर्नर की, गलत बोल दिया, एक बार रिपीट कर देते हैं नहीं तो कुछ गलती हो जाए। एक बार फिर से बोल देते हैं, क्या बोला हमने? देखो, शपथ, ओथ, तो ये जो शपथ है पहले कौन की बोल रहा है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की शपथ कहाँ है? कौन सा आर्टिकल या अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 60। उपराष्ट्रपति की 69 में, आर्टिकल ही है ना अनुच्छेद। और फिर राज्यपाल यानी गवर्नर, तो ओथ ऑफ द गवर्नर आर्टिकल या अनुच्छेद 159 में। क्लियर कट आर्टिकल भी कई बार पूछे गए हैं और आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ये सब रहेंगे। लेकिन कौन नहीं रहेंगे? उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है और राज्यपाल नहीं है। तो इनके डायरेक्ट शपथ भी पूछते हैं, तो ये याद रखिएगा 60, 69 और 159 में इनकी शपथ का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते नहीं थे। तीसरी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ नहीं है, बाकी शपथ होंगी। 4 में राज्यसभा की सीटें थी। 5 में प्रशासन, तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण था। 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम था। 7 में 3 सूचियां थीं। 8 में भाषाएं थीं। 14 थी, वर्तमान में 22 हैं। 15वीं सिंधी, 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 19, 20, 21, 22 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो 21वें से सिंधी, 71वें से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92वें से बोड़ा डोंगरी। ठीक है, गोड़ा डोंगरी नहीं है, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार है। पहले संशोधन 1951। दूसरी 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन, दल बदल से संबंधित है, राजीव गांधी जी, 10 का दम 1985। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, 73वां संशोधन 1992, 24 अप्रैल 1993 से लागू। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है ना, 74वां संशोधन 1992, 93 से लागू। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना, थोड़ा और बात कर लेते हैं। अब बोले और क्या बचा थोड़ा? अब थोड़ा हम दिखा दें, हम लोगों ने भी तो नोट्स में डाला है ना कुछ कुछ, आपको भी तो अच्छा लगना चाहिए कि हाँ कुछ लिखित है दस्तावेज। ये बाद में आप लोग अभी देख लीजिएगा, इसको कहीं नहीं जा रहा है वो। देखिए, ये थी भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो हमने आपको पढ़ाया कि कुल 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। पहली अनुसूची राज्य और संघराज्य क्षेत्रों की बात करती है। दूसरी अनुसूची में, अब देखो इनमें पार्ट ए, बी, सी, डी में भी डिवाइड किया है। तो पार्ट ए में राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं। पार्ट बी रिपील हो गया है, इसका पार्ट सी, अब यहाँ लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इनकी बात की गई है। और पार्ट डी जो है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, इनके वेतन भी यहीं पर दिए गए हैं। किसमें? अनुसूची 2 के पार्ट डी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। ठीक है, पार्ट सी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति हैं। पार्ट बी रिपील है और पार्ट ए में राष्ट्रपति और
राज्यपाल हैं। आप देखो कहीं आपको उपराष्ट्रपति लिखा नहीं दिख रहा है। और ज्यादा देखना है तो लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, कहीं भी डायरेक्टली उपराष्ट्रपति नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को आप क्लियर कट याद रखना, उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है और उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते अनुसूची 2 में नहीं है। ठीक है, कौन है ये बात कर रहा है बेटा? बंद तो कर लो अपना ऑडियो, 1 घंटा बाद कोचिंग। ठीक है, फिर डी के बाद ई, तो पार्ट ई, सी ए जी, ए जी, ई पार्टी में सी ए जी, तो सी ए जी से भी पैसे दोगे ना इनको भी। तो सी ए जी जो है इनकी बात किसमें की गई है? तो शेड्यूल 2 में क्या था? वेतन और भत्ते, तो इन सब के हैं। फिर शेड्यूल 3, तो कसम खिलाओगे, ओथ एंड अफर्मेशन है। यहाँ मैंने बताया नहीं है इसलिए मैंने अच्छे से समझाया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ को छोड़कर, अब आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट जज की शपथ, अनुसूची 3, हाई कोर्ट जज की शपथ, अनुसूची 3, बाकी लोकसभा सदस्यों की, विधानसभा सदस्यों की, इन सबकी शपथ अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 या 4 शेड्यूल में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे मध्य प्रदेश में 11 सीटें, यूपी में नहीं बताई आप लोगों ने, यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं, सर्वाधिक। 5th शेड्यूल में क्या है? तो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति, अनुसूचित जनजातियों की, अब इसमें भी ABCD है तो इससे आपको कुछ मतलब नहीं, नॉर्मली इतना अंदर कोई नहीं जाता। जैसे ए में जर्नल है, बी में एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है, सी में शेड्यूल एरिया है और डी में अमेंडमेंट है, तो इससे कुछ नहीं पूछता। 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। 7 में 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये सब आपको संघ सूची में कितने थे विषय? 97 थे, 100 है। राज्य सूची में 66 थे, 61 है, और संवर्ती में 47 थे, 52 है। 8वीं में भाषाएं हैं, 14 थी, 22 है। 15वीं सिंधी, 21वें संशोधन से 16, 17, 18, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और उसके बाद 19, 20, 21, 22 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, 92वां संशोधन 2003। फिर 9वां संशोधन, 9वीं अनुसूची, तो 9th शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से, और आपकी भूमि सुधार और इनसे संबंधित है। 10वीं दल बदल से संबंधित है। 10वीं के लिए कौन सा अमेंडमेंट? 52nd अमेंडमेंट 1985 का, तो 52वां संशोधन 1985 से। इसके बाद 11वीं, तो 11वीं किससे संबंधित है? पंचायत से। तो 12वीं शेड्यूल जो है वो आपकी नगरपालिका और 11वीं नगरपालिका, पंचायत। अब 11वीं में बेटा देखो आपको याद रखना है, तो 73वां संशोधन था, 1992 का था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची 74 अमेंडमेंट है, यानी म्यूनिसिपैलिटीज है, तो नगरपालिका की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों की बात करता है। तो पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज मेंशन इन शेड्यूल 12। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमेंडमेंट तो 74 अमेंडमेंट 1992। इन पे अब इनके आप क्वेश्चन लगाइए, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपको कल हमने क्या पढ़ाया? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमने आपको पढ़ाया शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और काफी डिटेल में इनकी बात कर ली है। एक तो सीधा क्वेश्चन आपसे बन जाता है, एक्सप्लेन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरी की पूरी आपको छाप देनी है। इंडिविजुअल आए तो आपको बता देने हैं, संघ राज्य इनसे पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपसे अगर 5वीं पूछ ले, 4थी पूछ लें, जो भी पूछ लें, आप सबको करने में सक्षम बन सकते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका आप चाहो तो फोटो ले लो,
और नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि आप इसको तो जरूरी कर लेना, बाकी किसी को करो या ना करो। ठीक है, तब तक आप लोग इसको देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, आप लोग बताइएगा, वन जो है वो किस सूची का विषय है? वन समवर्ती या कंकरेंट लिस्ट का? और एजुकेशन, स्वास्थ्य, स्टेट का, पुलिस, स्टेट का, पुलिस जो है इसको और देख लो आप लोग, पुलिस स्टेट का है, दिल्ली पुलिस संघ सूची का। ठीक है, यूनियन लिस्ट का। जनगणना किसका है? संघ सूची का। हो गए आपके तीनों, एक और ये, और इसका तो वैसे कुछ नहीं है बट फिर भी। तो आपको ये याद रखना है कि जो जनगणना है वो आपकी जनगणना किस सूची का है? यूनियन लिस्ट का है। और केंद्र सरकार के किस विभाग के अंतर्गत? तो आपको ध्यान रखना है गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी। शेड्यूल 1 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो 14 और 6 थी, 28 और 8 है। चलो सेकंड, पैसे लो, क्या करेंगे? वेतन दो। किस किस का वेतन? राष्ट्रपति और राज्यपाल का, पार्ट 1 में, पार्ट 2 रिपील, पार्ट बी, पार्ट सी चेयरमैन और, ठीक है, क्या है आपके स्पीकर और चेयरमैन? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, डी, पार्ट डी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और ई सीएजी कैट, बिल्कुल। चल फिर तीसरी शेड्यूल, ओथ किसकी छोड़ के? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति 60, उपराष्ट्रपति 69 और गवर्नर 159। इनकी शपथ छोड़ दो, बाकी सबकी शपथ रहेगी। शेड्यूल 4 लोक राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। 2-3 राज्यों के नाम बता देना, जैसे मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें, यूपी में सर्वाधिक कितनी है? 31, 31, 21 नहीं। शेड्यूल 5 एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, तो आपको ध्यान रखना है ये। और उसके बाद 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इनका प्रशासन और नियंत्रण है। 7 3 सूचियां हैं, संघराज संवर्ती सूची। 8 भाषाएं हैं, 14 थी, 22 है। 9 लैंड रिफॉर्म, पहले संशोधन 1951। 10 दल बदल 1952 नहीं, 52 अमेंडमेंट 1985 राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। फिर 11 शेड्यूल पंचायत, और पार्ट कौन सा था पंचायत का? पार्ट 9। ठीक है, तो पंचायत के लिए 73वां संशोधन 1992 और 24 अप्रैल 1993 से लागू। इसके बाद 74 क्या है? म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि 74 अमेंडमेंट था, और आपका 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, 1992 का एक्ट है, 93 से लागू हुआ है। तो आप लोग पहले एक सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और एक आप करिए शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रीलिम्स मेंस के जो भी प्रश्न होंगे एक मेजर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर कहीं आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो वो सिर्फ होगा आपका कैसे कोई अपरिचित विषय पूछ लिया आपसे, किसी लिस्ट का विषय अंदर जाके, तो आपको जो पढ़ाए हैं उनसे एलिमिनेट करना, दिमाग लगाना कि संघ का है, राज्य का है, तो आपको वो भी आंसर आप एलिमिनेट कर पाएंगे। बाकी होगा तो हम आपको एक बार लिस्ट दिखा देंगे कि भाई ये विषय हैं। आते नहीं है, नॉर्मली जो आते हैं वो हमने आपको मैक्सिमम बताई दिए। ठीक, ये हो गई आपकी कहानी अनुसूची की। ठीक है, और पढ़ा दे? हाँ ना, कुछ तो बोलो, पक्का? ठीक, क्या पढ़ेंगे आप बताएं? थोड़ा संविधान में आगे बढ़ें कि पार्ट खत्म नहीं होंगे अब इतनी जल्दी? क्या 10? तो ऐसे में 5 मिनट में ही 10 पढ़ा दूंगा, तभी 22 नहीं होंगे खत्म ना क्योंकि कनेक्ट करना है ना उनको, इसलिए। चलो पार्ट की थोड़ी सी बात तो कर ही लेते हैं, उसमें क्या बुराई है।
देखो, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये दिमाग लगाना है कि 22 थे, 22 हैं। कुछ किताबें बोलेंगी 25, कुछ 26, कुछ और। आपको अभी दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी। 22 भाग हैं संविधान में, 395 आर्टिकल हैं संविधान में। इन दोनों पे आपको थोड़ा स्टेबल रहना है। अब मान लो ये ऑप्शन ही नहीं है 22, और मान लो ऑप्शन 25 है, तो तीन जो अमेंडमेंट से जोड़े गए उन्हें ऐड कर देते हैं। जो बेसिकली पार्ट के अंदर ही सब पार्ट हैं उनको ऐड कर देते हैं, तो वो 25 मान लेते हैं। ऐसे ही आर्टिकल में जो उनके साथ में सब क्लॉज जोड़ दिए गए उनको भी, जैसे मैं कहूँ 21 तो था ही, 21A जोड़ दिया गया। तो ऐसे आर्टिकल्स को जो ऐड किए गए हैं संशोधनों से, उनको जब ऐड कर लेते हैं तो 450 के आसपास हो जाते हैं। बट ऐसे प्रश्न नहीं आते, क्योंकि कुछ किताब में 448 बोलेंगी, कुछ 450 बोलेंगी, तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू किसी को समझ नहीं आती है, तो प्रश्न आते नहीं है, तो अपन उस पर अपना दिमाग और एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो पार्ट का इंपॉर्टेंट, यानी कि संविधान के जो भाग हैं, किसके भाग? संविधान के जो भाग है ना बेटा, इनकी महत्ता किस रूप में है पहले ये समझिए। आप जितना मीन्स में लिखेंगे आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट, सोर्स, ये आपको हर जगह काम आते हैं, और स्पेशली पार्ट तो बहुत काम आता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, अभी हमने पंचायत पे थोड़ी बात की। आपसे मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायत। अच्छा, ये 3 में भी पूछा गया, 7 में भी, मतलब 6 में भी, पहले 15 आता था तब भी, 10 आता था तब भी। तो ये हर तरीके से पंचायत और नगर पालिका पूछा गया। तो आप वहाँ एक्स्ट्रा चीज क्या दे सकते हो कि पंचायत भाग 9 में है, तो पंचायत पार्ट 9 में है। ये चीज आपको लिखने को काम आ जाती है। तो बहुत सारी जगह, मतलब आपके जो 22 भाग हैं उन्हीं में तो पूरा संविधान समाया हुआ है। और दूसरे तरीके से कहें तो संविधान के ये जो 22 भाग हैं, इनमें आर्टिकल 1 से 395 जो टोटल अनुच्छेद हैं, आपके टोटल आर्टिकल हैं, वो सब इसी के अंतर्गत है। अब अगर आपको मुझे केवल पार्ट पढ़ाना है तो अभी 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन पार्ट के साथ आपको आर्टिकल याद करना है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव पार्ट से ज्यादा क्या है? आर्टिकल्स हैं। पार्ट तो गिने चुने आते हैं, वो मैं 5 मिनट में ही बता दूंगा कि ये पूछे गए हैं, आप आराम से कर भी लेंगे। अब पहली तो लॉजिक ये होता है कि हम पार्ट को याद कैसे करें, मतलब ऐसा कौन सा ट्रिक होगा जिसके आधार पर हम पार्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें वो समझने की जरूरत है। अब बैक करो और दिमाग अपना दौड़ाओ, और उस पर मुझे ये बताओ कि अभी जैसे हमने बात की थी शेड्यूल 1 में क्या था? राज्य और यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 1 में क्या था? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। और इसी के साथ हमने आपको बताया था पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये तो पार्ट 1 है। अब इसको थोड़ा रटने वाले मोड से अपन थोड़े समझने वाले मोड पे आते हैं। तो आप ये बताओ, हमारे देश के लिए ही संविधान है, और संविधान में जो सब है वो भाग में है, क्योंकि 22 भाग हैं, इन्हीं में 395 आर्टिकल हैं आपके। तो इसको कुछ तो ऐसा लॉजिक होगा ना जिससे कनेक्ट कर। तो एक देश है, देश है ना, तो पहले में है। अब देश में होता क्या है? तो संघ होता है और उनके राज्य क्षेत्र होते हैं। तो ये हो गया क्या आपका पार्ट 1, तो देश हो गया। अब देश में कौन रहता है भाई? तो नागरिक रहते हैं, सिटीजन रहते हैं। तो 2 में है सिटीजनशिप, नागरिकता। तो देश है तो हम रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? नागरिकता दो। क्या दो? जैसे हम वहां कह रहे थे पैसे दो, वेतन दो, शेड्यूल 2 पार्ट 2 सिटीजनशिप या नागरिकता। तो 2 नागरिक। ठीक है, और ज्यादा देश को आप अपना घर मान सकते हो, ऐसे भी कनेक्ट हो जाता है। तो एक घर हो गया, घर में सदस्य हैं, हम सब रहते हैं, तो वो हो गए।
अब आप जिस घर में रहते हैं, देश, चलो घर को गोली मारो, आप एक ही चीज पकड़ लो, दो दो करोगे तो हो सकता है गलत ना करो। देश है, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, दो नागरिकता सिटीजनशिप, तीन अब आप जिस देश के नागरिक होते हैं आपको क्या मिलते हैं? अधिकार। तो मौलिक अधिकार, हिंदी वाले कनेक्ट कर लो मौलिक से, मूल नहीं करना, नहीं तो दो अक्षर रह जाएंगे। हालांकि मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही जैसे शब्द हैं, लेकिन मौलिक से याद रखो। तो तीन में क्या मिले? अधिकार, तो मौलिक अधिकार। अब आपको अधिकार मिल गए, तो अब क्या होगा? आप जहां रह रहे हैं उसमें राज्य के भी आपके प्रति कुछ कर्तव्य होंगे। तो चार में है डीपीएसपी, करो कनेक्ट, डीपीएसपी। तो बेटा अब मैं पार्ट लिख दूं, पार्ट को हिंदी में भाग बोलते हैं, बार बार मैं भाग नहीं बोलूंगा, पार्ट ही बोलूंगा। तो पार्ट वन क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, तो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, एक हो गया। दो में क्या है? पार्ट टू, भाग दो, तो दो क्या? नागरिकता दो भाई, तो सिटीजनशिप दो दे दी। तीन, अब नागरिक हैं तो क्या चाहिए? अधिकार, कौन से अधिकार? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। चार, अब आप किसी देश में रह रहे हैं तो नागरिकों के लिए सरकार कुछ करेगी, तो जो करेगी वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इन्हें चार अक्षरों से कनेक्ट कर लो, डीपीएसपी। अब आप एक बात बताओ, जिस देश में आप रह रहे हो आपको अधिकार दे दिए, आपके प्रति राज्य के कर्तव्य हो गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो आप कुछ नहीं करोगे? कुछ करोगे? तो आएगा 4A, तो ये क्या होगा? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य, क्योंकि भाई देश के नागरिक हैं तो हमारी भी कुछ ड्यूटी है। अच्छा, घर में होगे तो घर के सदस्य होने के नाते होता ना, जाओ ट्यूशन जा रहे हो सब्जी ले आना, वही तो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। अब इसके बाद पांच, तो पांच जो है इसको कनेक्ट कर लो यूनियन से, किससे? संघ से। तो पांच संघ है, अगर पांच यूनियन है तो छह स्टेट्स हैं, राज्य हैं, ठीक है। तो पांच के अल्फाबेट यूनियन से, यानी केंद्र की बात करेंगे हम, और छह स्टेट्स यानी हम राज्यों की बात करेंगे, और सात जो है आपका वो हो गया समाप्त। तो कैसे याद रखोगे? सात समाप्त। इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द होता है बेटा, रिपील, तो हमने कनेक्ट करने के लिए एक एस जोड़ दिया उसमें, रिपील्स कर दी, तो सात समाप्त, ठीक है। फिर कौन से पार्ट में आएंगे? आठ। तो सात के बाद आठ में हम जैसे ही आएंगे, अब क्या होगा? क्या होगा आपका आठ में? बोलो। यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी। तो अगर आप टेरिटरी की स्पेलिंग में डबल आर की जगह एक ही आर करो तो बढ़िया से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको ऐसे कनेक्ट करो, चलो यहां तक तो ठीक है। एक देश था, देश में नागरिक थे, दो तीन अधिकार थे, चार में डीपीएसपी था, चार ए में हमारे कर्तव्य थे, पांच में संघ यानी केंद्र सरकार, यूनियन, तो छह में होगी राज्य सरकार। अब और कौन सी सरकार होती है? केंद्र होती है, एक राज्य होता है, एक कौन सा राज्य है? संघ शासित, ठीक है। तो सात तो हो गया समाप्त, आठ में हो गया यूनियन टेरिटरी, संघ शासित। अब अगर आप और नीचे जाओ तो सत्ता कहाँ कहाँ है? नौ, अभी तो पढ़ा था। पंचायत, ये तो है ही कितने अल्फाबेट? नाइन, तो नाइन से नाइन कनेक्ट हो गया। पंचायत, अच्छा पंचायत होगी तो कौन होगी? तो 9A म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि नगर पालिका आ जाएगी, आ गई। इसके बाद 10, तो बेटा देखो और कौन से क्षेत्र होते हैं? तो ट्राइबल एरिया,
जनजाति क्षेत्र, स्पेलिंग कनेक्ट करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। कौन से क्षेत्र? ट्राइबल एरिया यानी जनजाति क्षेत्र। 11। अच्छा ऐसे समझो, इनको दोनों को जोड़ दो, 5 में यूनियन था, 6 में राज्य था, स्टेट था, तो कितना हो जाएगा? अगर हम इनको ऐसे कहें कि यूनियन स्टेट रिलेशन, संघ-राज्य संबंध, तो ये किस में हो जाएगा आपका? 11 में। संघ और राज्य, स्पेलिंग कनेक्ट करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? यूनियन और स्टेट्स। एक्चुअली देखो, सही से देखोगे तो ये होते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, लेकिन सेंटर और स्टेट की स्पेलिंग से आपके 11 नहीं कनेक्ट होते। तो हमने सेंटर मतलब यूनियन वाला, तो यूनियन और स्टेट्स को किया तो 5 और 6 11 हो जाते हैं आपके संघ राज्य संबंध। अच्छा, संबंध अच्छे कब रहते हैं? जब क्या हो? पैसा हो। अच्छा, पैसे दे दो, बड़े बढ़िया संबंध है, किसी को पैसे नहीं दो तो झगड़ा। तो संघ राज्य संबंध कब अच्छे होंगे? जब पैसा होगा, फाइनेंस होगा। 12। अच्छा, अब आपके पास भाई पैसा है तो आप क्या करोगे? आप व्यापार करोगे, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करो ट्रेड और कॉमर्स से। किससे कनेक्ट करो? 5 अक्षर ट्रेड में और 8 अक्षर कॉमर्स में, तो व्यापार वाणिज्य। तो 13 में क्या हो गया आपका? व्यापार वाणिज्य। अब फिर इसके बाद क्या आएगा? 14, ठीक है। तो 14 में आप व्यापार वाणिज्य करोगे तो क्या होगा? 14 में क्या है? अच्छा, आप अरे जैसे आपने होटल खोल लिया, आपने फैक्ट्री खोल ली, तो क्या करोगे? सर्विसेज दोगे ना। तो 14 में क्या होता है? सर्विसेज यानी सेवाएं। तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14 में, मतलब यूपीएससी पीएससी यहाँ आएगा। अब अगर आप किसी को सेवा दोगे भाई, तो गुस्से में कोई आता है ना, खाना अच्छा नहीं है, कैसा खाना दे दिया, ठंडा खाना दे दिया, झगड़ जाता है ना। सेवाएं दे रहे हो तो झगड़ा, और झगड़ा करोगे तो बिल्ली मौसी आएगी और झगड़ा सुलझाएगी। तो 14A में कैट। अब बिल्ली मौसी यहाँ वो नहीं है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है। हो गया। इसके बाद 15। अच्छा, अगर आपका झगड़ा नहीं सुलझता तो क्या बोलते हैं? वोटिंग करा लो, देखते हैं किसके पक्ष में कौन होता है। तो 15 में क्या? निर्वाचन यानी कि इलेक्शन, ठीक है। और अगर वोट डलेंगे, निर्वाचन होगा, तो क्या आपको लगता है बिना रिजर्वेशन के चुनाव हो सकते हैं भारत में? नहीं। तो फिर हम लाएंगे क्या? रिजर्वेशन। तो 16 में क्या है? क्या बोलते हैं? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो यहां पर क्या? स्पेशल प्रोविजन। अच्छा, अच्छी बात यह है कि सब कनेक्ट है, अगर आप ढंग से देखो। स्पेशल और प्रोविजन को काउंट करो। स्पेशल में कितने अक्षर? अरे 7। और प्रोविजन में 9 और 7 16 ही होते हैं। 16 होते हैं ना। है कितना ये? 16 ही है ना। चलो, 16 के बाद 17। अच्छा, कई लोगों को रोमन ही नहीं आती होगी, तो भैया ऐसा तो नहीं है कोई देव पुरुष या देवी जिसको रोमन नहीं आती? तो 15 16 हो गया, 16 के बाद 17। तो बेटा देखो, अब आपने विशेष उपबंध कर दिए, मतलब रिजर्वेशन दे दोगे यहाँ। अब उसके बाद क्या होगा? भाषा का भी विवाद होता है। तो यहाँ क्या है आपकी 17 में? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राज भाषा। पहले तो 17 कनेक्ट कर लो, फिर बाकी बात करेंगे। एक देश है तो क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देश में लोग रहेंगे तो 2 में नागरिकता, 3 में अधिकार, 4 में डीपीएसपी, 5 यूनियन, 5 4A नहीं बोला हमने, 4A बोलेंगे तब मूल कर्तव्य। 5 यूनियन, 5 ही अल्फाबेट। 6 स्टेट, 7 समाप्त। 8 यूनियन टेरिटरी, 9 पंचायत, 10 9A है वो नगर पालिका, 10 ट्राइबल एरिया, 11 केंद्र राज संबंध,
यूनियन स्टेट 12, क्या होगा, पैसे, संबंध होंगे तो पैसे से ही बनेंगे। 13, पैसे आ गए तो व्यापार वाणिज्य ट्रेड कॉमर्स को कनेक्ट करना। 14, सर्विसेज। 15, 14A, सेवाएं दोगे, झगड़ा करोगे। केंद्र राज्य के जो अधिकारी कर्मचारी लड़ जाते हैं ना, उनके जो डिस्प्यूट होते हैं वो कैट में जाते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाते हैं। 14A। 15, इलेक्शन। 16, स्पेशल प्रोविजन। 17, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान रखना, ऑफिशियल में कितने अक्षर, 8, लैंग्वेज में कितने अक्षर, 8, लेकिन 17 है ये, तो क्या करेंगे, जो हमने S1 ही लगाया था लैंग्वेज में यहाँ लगा देंगे, तभी तो 17 होगा ना। तो राजभाषाएं। 18, इमरजेंसी, राजभाषा पे लड़ाई हुई तो आपातकाल लग जाएगा। 18, आपातकाल। 19, मिसलेनियस। 20, अमेंडमेंट। 21 क्या है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल। और 22 क्या है, 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, मतलब संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। तो इस तरीके से 22 भाग होते हैं मात्र। पहला, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। अभी आर्टिकल नहीं बताया क्योंकि बहुत हैवी हो जाता आपको, अभी कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले तो आप देखो, एक देश है, देश में नागरिक। 2, नागरिकता। 3, अधिकार, मूल अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार। 4, DPSP। 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज। 5, यूनियन, संघ। 6, स्टेट, राज्य। 7, समाप्त। बेसिकली अभी इस पे जैसे मैंने बात नहीं की, तो पहले बेटा पार्ट ABCD होते थे राज्यों के, तो ये पार्ट ABCD समाप्त कर दिया गया था, मतलब भाग का, खा, गा, घा के जो राज्य थे उसकी जगह एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आपने सुना हो कि भोपाल जो रियासत थी वो पार्ट C का भाग थी पहले, ठीक है, तो अलग अलग राज्यों को कैटेगराइज किया गया था, तो इसको समाप्त कर दिया गया। फिर 7 के बाद 8, यूनियन टेरिटरी। और देखो अगर भूलभाल जाओ, संघ सरकार कहाँ गया, ये रहा, संघ है तो फिर राज्य आया, राज्य के बाद ये तो 7 समाप्त। फिर 8 में दिल्ली सरकार, यूनियन टेरिटरी। फिर इसके बाद और कहाँ होती है सरकारें, पंचायत में। फिर और कहाँ होती है सरकारें, नगर पालिका में, तो 9 पंचायत, 9A नगर पालिका। फिर 10, एक और सरकार कहाँ चलती है, ट्राइबल एरिया में अपना सिस्टम चलता है, तो 10। 11, संबंध, तो संघ राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन या यूनियन स्टेट। 12, संबंध कब अच्छे, जब फाइनेंस, प्रॉपर्टी, ये सब है। 13, ट्रेड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य का समागम। 14, सर्विसेज। 15, 14A, कैट। 15, जब विवाद होगा तो इलेक्शन करा लो। 16, बोले रिजर्वेशन दे दो, स्पेशल प्रोविजन। 17, क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 18, इमरजेंसी। 19, मिसलेनियस। 20, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 21, टेम्परेरी ट्रांजिशनल, इसी से 21 हो जाते हैं बस। और 22, शॉर्ट टाइटल, ठीक है, कमेंसमेंट। ये देखते हैं, मतलब बेसिकली 22 भाग में क्या है, भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, इसके बारे में बताया गया है। तो इस पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा बहुत याद करो क्योंकि इससे ज़्यादा आप झेल नहीं पाओ अभी। ये बस ये अभी तो क्या है, ये पिक्चर अभी शुरू हुई है, ठीक है। ये पिक्चर जो है इसको आपको कल तक सब याद कराना है आर्टिकल के साथ में। तो आप लोग बिल्कुल दिमाग को एकदम अच्छे मोड में रख के कि हाँ कैसे हम इसको कर, और सबको याद हो जाता है, बस थोड़ा सा जैसे समझा रहे हैं फर्स्ट तरीके से आपको सिर्फ वैसे ही समझने की कोशिश करनी है। अगर मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएगा और कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने पार्ट और आर्टिकल को कनेक्ट कर लिया ना, तो ये मानना कि आप बहुत सारे लोगों से ऑटोमेटिकली आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पार्ट में और आर्टिकल में गोते लगाते हैं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं ऐड कर देते हैं। तो ये, और ये विश्वास मानिए सबको याद हो जाते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं। बट कनेक्ट करना है, जैसे आपको बताएं, जिसके साथ जिसको कनेक्ट कराएं उसको उसके साथ कनेक्ट करना है। थोड़ी अंग्रेजी भी सीखनी है, क्योंकि अब जैसे ही आपने संघ लिया तो अब 5वां आपका कनेक्ट ही नहीं होगा, तो आपको यूनियन से ही याद रखना। स्टेट लिया तो राज्य से याद रखना। जैसे यहाँ मौलिक 3 ही अक्षर है तो यहाँ हिंदी से याद रखो, मतलब हम लैंग्वेज पे ना जाए, हिंदी इंग्लिश पे। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि हमें कनेक्ट होना चाहिए। और कनेक्ट ऐसा, जैसे पंचायत में 9 अल्फाबेट है, अब क्या भूलोगे। अब अगर हाँ आप बोलते हो हमें पंचायत की स्पेलिंग भी नहीं आती, तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है उसके बाद। तो
क्या? हाँ 14A है ना, हाँ कैटी है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अब ये समझ लो, ये सेवाएं दी तो झगड़ा हुआ तो बिल्ली आई, तो कैट हम बिल्ली को बोल रहे हैं, लेकिन है क्या वो? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। ठीक है, इसको आप लोग फोटो वोटो लेना है तो ले लो, कल बात करेंगे। और ये याद हो जाएंगे तो अनावश्यक हड़बड़ी नहीं मचानी है कि याद नहीं होंगे, हो जाएंगे। ठीक है ना? और अगर हुआ मेरा कोई रिकॉर्डेड लेक्चर होगा ना पार्ट का, तो मैं वो मिल गया तो मैं शेयर भी कर दूंगा, आप एक बार देख के भी जाना उसको, क्योंकि बदल थोड़ी जाएगी कहानी, वही रहनी है। तो उसको एक बार मतलब ये करना ही है पार्ट और आर्टिकल वाला, इसको बिना किसी थॉट के कि नहीं होगा और ऐसा और वैसा नहीं करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके शेड्यूल से? चलो धन्यवाद। 9B भी है? नहीं है ना, लो, अरे इधर 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज या सहकारी समितियां हैं। पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 7 में बताए थे कि ये जो भाग ABCD हैं इनको समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था, पार्ट A के राज्य, पार्ट B के राज्य, पार्ट C के राज्य, पार्ट D के राज्य, ऐसे हुआ करते थे। जैसे भोपाल रियासत को पहले पार्ट C में रखा जाता था, तो इससे क्या होता था, राज्यों के बीच में भेदभाव होता था कि ये ने बड़ा विशेष दर्जा दिया, हमें नहीं दिया। तो दो तरीके के राज्य बना दिए गए, एक पूर्ण राज्य जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, और एक संघ शासित प्रदेश, मतलब ऐसे राज्य जिन पे केंद्र सरकार का कुछ विषयों पे कंट्रोल होता है। क्लियर है? चलो ठीक है, कल करते हैं फिर बात आगे। चलो धन्यवाद।